दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग लोकतंत्र टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं लोकतंत्र के बारे में। चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। सबसे पहला सवाल बनेगा कि जो डेमोक्रेसी है ये किन शब्दों के योग से बना हुआ है। तो दो शब्द हैं, डेमोस और क्रेटोस। इन शब्दों के योग से बना है डेमोक्रेसी। और ये शब्द किस भाषा के हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इनका अर्थ होता है जनता का शासन। डेमोस का अर्थ जनसाधारण और क्रेटोस का अर्थ शासन। तो आपसे यहाँ से दो सवाल पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी किन दो शब्दों का योग है या किन शब्दों का योग है। तो डेमोस और क्रेटोस का योग है। और ये जो शब्द हैं ये किस भाषा के शब्द हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो ये दो सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। लोकतंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लोकतंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। लेकिन लोकतंत्र का जनक किसको कहते हैं? लोकतंत्र का जनक कहते हैं पेरिक्लिस को। अब्राहम लिंकन का नाम आप सभी ने सुना है। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। जेम्स ब्राइस क्या कहता है? जेम्स ब्राइस कहता है कि लोकतंत्र का प्रयोग हेरोडोट के जमाने से ही हो रहा है, इस अर्थ में कि सत्ता समुदाय के सभी सदस्यों में निहित। तो हेरोडोट्स ने लोकतंत्र के लिए क्या भाव प्रयोग किया है, क्या अर्थ प्रयोग किया है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता समुदाय के सभी सदस्यों में निहित होगी। अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1893 जेम्स ब्राइस की पुस्तक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 जेम्स ब्राइस की पुस्तक है। तो ये दो जेम्स ब्राइस की पुस्तकें हैं। अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1893 में पब्लिश हुई और मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 में पब्लिश हुई। इसमें जेम्स ब्राइस कहते हैं इन पुस्तकों में कि लोकतंत्र जनसाधारण का शासन है जिसमें वोटों के माध्यम से प्रभुसत्ताधारी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ये स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जाएगा कि तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? वोटों के माध्यम से इच्छा की अभिव्यक्ति, वोटों के माध्यम से इच्छा की अभिव्यक्ति जहाँ पे होती है वो होता है लोकतंत्र। कौन कहता है? जेम्स ब्राइस। की पॉइंट क्या है? वोटों से इच्छा की अभिव्यक्ति। कौन कहता है? जेम्स ब्राइस। एक और बात जेम्स ब्राइस की महत्वपूर्ण है, मताधिकार मिलने पर व्यक्ति की गरिमा बढ़ जाती है। ये बात भी किसकी है? जेम्स ब्राइस की। तो ये दो बातें जेम्स ब्राइस के संदर्भ में पूछी जाएंगी, पेपर में याद होनी चाहिए। वोटों के माध्यम से इच्छा की अभिव्यक्ति जेम्स ब्राइस, मताधिकार मिलने पर व्यक्ति की गरिमा बढ़ जाती है जेम्स ब्राइस। अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1893 जेम्स ब्राइस और मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 जेम्स ब्राइस। आगे देखते हैं लोकतंत्र का चिरसम्मत सिद्धांत। जो पारंपरिक सिद्धांत है लोकतंत्र का, क्या स्वरूप था, क्या मान्यताएं थी उसकी। तो इसमें क्या होता था? स्वतंत्र जनों की समान सहभागिता, स्वतंत्र वाद विवाद, कानून व प्रचलित परंपराओं के प्रति आदर भाव। ये जो हमारा पारंपरिक लोकतंत्र का सिद्धांत है, ट्रेडिशनल थ्योरी, उसमें लोकतंत्र को इस रूप में देखा जाता था। जो स्वतंत्र लोग होते थे समाज की, उनकी समान सहभागिता, स्वतंत्र वाद विवाद और कानून व प्रचलित परंपराओं के प्रति आदर भाव। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका एथेंस। एथेंस का लोकतंत्र ऐसा ही लोकतंत्र था। प्लेटो व अरस्तु दोनों ने लोकतंत्र की निंदा की है और इसे निकृष्ट कोटि का शासन माना है। प्लेटो कहता है कि साधारण जनता इतनी शिक्षित नहीं है कि सर्वोत्तम शासकों और बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियों का चयन कर सके। अगली बात वो कहता है कि वाक्पटु व मिष्टभाषी, मतलब मीठा मीठा बोलने वाले लोग, राजनीतिज्ञ, वाक्पटु व मिष्टभाषी राजनीतिक जनसाधारण को प्रभावित कर लेते हैं। इस प्रकार जो लोकतंत्र है वो निकृष्ट कोटि का शासन बन जाता है, अच्छा शासन नहीं। कौन कहता? प्लेटो कहते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं जो लोकतंत्र है ये बहुत सारे लोगों का शासन है, रूल ऑफ मैनी। और ये जो मैनी है ना, मैनी, ये जो बहुत लोग हैं, ये क्या है? ये निर्धन है, ये अशिक्षित हैं, ये असंस्कृत हैं। तो इसकी वजह से ये जब इनके आधार पर शासन बनता है तो वो शासन भी निकृष्ट कोटि का होता है। आगे वो कहते हैं लोकतंत्र भ्रष्ट शासन है, परवर्टेड। आदर्श व स्थिर शासन प्रणाली क्या है अरस्तु के हिसाब से? मिश्रित संविधान। और मिश्रित संविधान का अर्थ क्या हुआ? अभिजात तंत्र प्लस लोकतंत्र। शासन तो अभिजात तंत्र करेगा, जो कुलीन वर्ग होगा समाज का वो करेगा, लेकिन जो भी नीतियां बनाएगा, जो भी नियम बनाएगा, उनमें जनता की सहमति प्राप्त करेगा, लोगों की सहमति प्राप्त करेगा। तो ये जो मिलीजुली सरकार होगी ये सबसे स्थिर सरकार होगी। ये कौन कहता है? अरस्तु कहता है। और इसी को शासन व्यवस्था का मध्यमार्गी सिद्धांत कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए शासन व्यवस्था का मध्यमार्गी सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने दिया। डेमोक्रेसी को प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही निकृष्ट कोटि का शासन कहा, इसकी आलोचना करी। क्यों कहा? ये इन दोनों बातों में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक काल में क्या हुआ? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। फैक्ट हैं, याद करना होगा। 1688 में क्या हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे आप रक्तहीन क्रांति की भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। क्रोनोलॉजी में लगाने को आएगा या डायरेक्ट पूछेगा?
विश्व में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की शुरुआत कब हुई? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति से। जॉन लॉक 1632 में जन्म हुआ, 1704 में मृत्यु हुई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं और ये अधिकार राज्य छीन नहीं सकता। राज्य का निर्माण इनकी अर्थात इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। 3 बातें। जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता और राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। और ये अधिकार कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। मनुष्य परस्पर सहमति से राज्य बनाता है, फिर उसके कार्यों की निगरानी करता है। ये बात कौन कहता है? जॉन लॉक कहता है। तो आधुनिक समय में जो लोकतांत्रिक अवधारणा है उसमें राज्य का रोल प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के तौर पे देखा जाता है और राज्य का निर्माण मनुष्य की सहमति के तौर पे देखा जाता है, जॉन लॉक के हिसाब से। आगे 1776 में क्या हुआ? अमेरिका की क्रांति हुई। तो इन क्रांतियों को पूछेगा कौन सी क्रांति कब हुई और इनके नारे पूछ सकता है। तो अमेरिका की क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। ये नारा 1775 में पैट्रिक हेनरी ने दिया था। दूसरा नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये दोनों नारे किससे संबंधित हैं? अमेरिका की क्रांति से संबंधित हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में क्या कहा गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए। अमेरिकन क्रांति हुई स्वतंत्रता को केंद्र में बना करके स्वतंत्रता की मांग के लिए। और जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये सारे मूल्य मांग के तौर पे रखे गए। तो इस प्रकार लोकतंत्र में इन सारे मूल्यों का स्थान बनता चला गया आधुनिक दौर में। डाइसी ने 1905 में पुस्तक लिखी, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 1905 में किसने लिखी? डाइसी ने। इसमें इन्होंने कहा कि लोकतंत्र वह है जिसमें विधि का निर्माण बहुमत से हो। अगर कहीं पर किसी व्यवस्था में विधि का, कानून का निर्माण बहुमत के आधार पर किया जा रहा है तो वो लोकतंत्र है। ये कौन कहता है? डाइसी कहता है। ये भी परिभाषा से पूछी जा सकती है। राइनार्ड नेबूर क्या कहता है? कहता है कि मनुष्य में न्याय की क्षमता पाई जाती है इसलिए लोकतंत्र संभव है, परंतु मनुष्य में अन्याय की प्रवृत्ति पाई जाती है इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है नेबूर का। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। निर्देशित लोकतंत्र, गाइडेड डेमोक्रेसी, ये क्या होता है? ये 1957 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये विचार, निर्देशित लोकतंत्र या गाइडेड डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिनिधित्व की जगह परामर्श को महत्व दिया जाता है। तो ये दो शब्द कंफ्यूज करेंगे, प्रतिनिधित्व है या परामर्श। तो निर्देशित लोकतंत्र में किसको महत्व दिया जाता है? परामर्श को। व्याख्या जब डिटेल्स क्लास कभी करेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी की पॉइंट समझिए जिनके आधार पे प्रश्नों का उत्तर हल किया जाएगा। जनवादी लोकतंत्र क्या होता है? पीपल्स डेमोक्रेसी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवादी देशों में प्रयुक्त एक शासन पद्धति है। इसमें क्या होता था? जो समाजवादी देश थे उनका साम्यवाद जो लाना चाहते थे, वर्गहीन राज्यहीन समाज, तो उनका क्या कहना था कि जब जो बुर्जुआ वर्ग है वो खत्म होगा तो सर्वहारा का अधिनायकत्व आएगा। लेकिन जनवादी लोकतंत्र कहता है कि नहीं, सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित नहीं करेंगे, इसकी जगह पे व्यवसायी, किसान और जो कामगार हैं इनकी मिलीजुली सरकार बनाएंगे। तो ऐसा विचार जिन लोगों का है उनको कहते हैं जनवादी, और ऐसी शासन व्यवस्था को जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। इसके आगे उदार लोकतंत्र जो वर्तमान में देखने को मिलता है, इसमें क्या है? उदार लोकतंत्र, उदारवाद से पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, फलस्वरूप कामगार वर्ग की दशा खराब होने लगी। जब यह वर्ग अपनी बड़ी संख्या के कारण अपनी शक्ति के पर सजग हुआ तो राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू हुई। परिणाम स्वरूप राज्य ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार करना शुरू किया। इस प्रकार उदार लोकतंत्र का उदय हुआ। उदार लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रक्रिया पर बल देता है। जो स्टेटमेंट बनेंगे वो यहीं से बनेंगे कि जो उदार लोकतंत्र है वो किस पे बल देता है? ये संस्थाओं और प्रक्रिया पे बल देता है। जनवादी लोकतंत्र किस पे बल देता है? कामगार, कृषक, व्यवसायी, इनकी मिलीजुली सरकार पे। और गाइडेड डेमोक्रेसी, निर्देशित लोकतंत्र किस पे बल देता है? वो बल देता है प्रतिनिधित्व की जगह पर परामर्श को बल देता है। तो इस प्रकार आपसे लक्षण पूछे जाएंगे, इन्हीं के आधार पर सवाल बनेंगे। तो उदार लोकतंत्र में और क्या होता है? एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है और राजनीतिक पद जो मिलता है वो जनता के समर्थन से मिलता है। आवधिक चुनाव होते हैं, नागरिक स्वतंत्रताएं होती हैं, न्यायपालिका स्वाधीन होती है। ये लक्षण है उदार लोकतंत्र के।
हाकिंग ने कहा कि लोकतंत्र तंत्रिका तंत्र की तरह है। यह सवाल पूछा जा सकता है। हाकिंग ने लोकतंत्र की तुलना तंत्रिका तंत्र से करी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्ट है। सीडी बर्न्स क्या कहते हैं? सीडी बर्न्स कहते हैं कि सारी शासन व्यवस्था एक शिक्षा प्रणाली होती है। शासन व्यवस्था को शिक्षा प्रणाली कौन कहता है? सीडी बर्न्स। परंतु सर्वोत्तम शिक्षा आत्मशिक्षा है, अतः सर्वोत्तम शासन पद्धति स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र का पर्याय है। तो लोकतंत्र का, स्वशासन को लोकतंत्र का पर्याय किसने माना है? सीडी बर्न्स ने माना है। सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को शिक्षा प्रणाली किसने माना है? वो भी सीडी बर्न्स ने माना है। लोकतंत्र की तुलना तंत्रिका तंत्र से किसने करी है? हाकिंग्स ने करी है। H.I. फॉर्डसिक क्या कहते हैं? H.I. फॉर्डसिक कहते हैं कि लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि साधारण लोगों में भी असाधारण संभावनाएं पाई जाती हैं। साधारण लोगों में भी असाधारण संभावनाएं पाई जाती हैं। ऐसी बात कौन कहता है? ऐसी बात H.I. फॉर्डसिक कहता है। आगे हेराल्ड जे लास्की, इनकी पुस्तक है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1938 में लिखी गई। इसमें कहते हैं कि लोकतंत्र में आर्थिक शक्ति का केंद्रण जबकि राजनीतिक शक्ति का विस्तार। इन्होंने कहा कि यूएसए और यूके की व्यवस्था में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो आर्थिक शक्ति है वो तो कुछ हाथों में केंद्रित है, लेकिन राजनीतिक शक्ति का विस्तार हुआ पड़ा है, सभी को मताधिकार दिया गया है। तो ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये गंभीर असंगति है। तो आर्थिक केंद्रण और राजनीतिक विस्तार के योग को गंभीर विसंगति किसने कहा? लास्की ने कहा। और इनका मानना था कि आर्थिक गुटतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र का यह जो साथ है ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। और ये किसके संदर्भ में कहते थे? यूएसए और यूके के संदर्भ में कहते थे। महात्मा गांधी लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है, लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संसाधनों को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। ये विचार किसका है? ये विचार है महात्मा गांधी का। लोकतंत्र की आलोचना क्यों होती है? क्या त्रुटियां हैं लोकतंत्र में जिसकी वजह से इसकी आलोचना होती है? पहला, कहा जाता है कि ये भीड़तंत्र है, मोबोक्रेसी इसको कहते हैं। यहाँ पे मत गिने नहीं जाते हैं, मत गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की बात कितनी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देखा जाता है कि वह बात कहने वाले लोग कितने हैं। लोग ज़्यादा हुए तो बात मानी जाएगी और लोग कम हुए तो बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इकबाल ने एक शेर लिखा था, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये लोकतंत्र की आलोचना है। भ्रष्ट नेतृत्व, जो जनोत्प्रेरक नेता होते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले, लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले, वो जनता की भावनाओं से खेल करके वोट बटोर लेते हैं। अकुशलता, यहाँ पे सरकारें जनता का रुख देख करके काम करती हैं, तो कई बार काम होता है, कई बार काम नहीं होता है, तो अकुशलता रहती है, कुशल शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है। बहुत अधिक खर्चीली है, क्योंकि चुनाव वगैरह के प्रचार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। सीडी बर्न्स कहते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता है, चाहे इसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों न लगे। आलोचना में पूछा जाएगा कि ये विचार किसका है, तो ये विचार है सीडी बर्न्स का। आगे विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं? चर्चिल कहते हैं, लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली तभी मान सकते हैं जब दूसरी सब शासन प्रणालियों की अनदेखी कर दें जो समय समय पर आजमाई गई। ये कौन कहता है? विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली तभी मान सकते हैं जब दूसरी सब शासन प्रणालियों की अनदेखी कर दें जो समय समय पर आजमाई गई हैं। ये विचार है विंस्टन चर्चिल का। अरस्तु कहता है कि अरस्तु पहली चीज तो लोकतंत्र को निकृष्ट शासन मानता है, लेकिन ये कहता है कि लोकतंत्र में भ्रष्ट होना थोड़ा सा कठिन है। इतनी बातें ये स्वीकार करता है। क्यों कठिन है? कहता है कि थोड़े से लोगों की तुलना में बहुत सारे लोगों का भ्रष्ट होना कठिन है, जैसे थोड़े से पानी की अपेक्षा ढेर सारा पानी मुश्किल से गंदा होता है। तो ये विचार किसका है? अरस्तु का है। जेम्स ब्राइस क्या कहता है? मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की तुलना में दो व्यक्ति इस बात का निर्णय करने में अधिक सक्षम होते हैं कि कौन सी बात सर्वहित के अनुकूल है। ये किसका मानना है? ये जेम्स ब्राइस का मानना है। वाल्टर बेजहार्ट, इनकी पुस्तक है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, 1872। इसमें इन्होंने लिखा कि चर्चा की प्रवृत्ति संपूर्ण सामाजिक प्रगति की कुंजी है। तो ये पूछ सकता है कि संपूर्ण सामाजिक प्रगति की कुंजी को चर्चा की प्रवृत्ति बताया है। इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्कशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है वाल्टर बेजहार्ट से जुड़ा। इनकी पुस्तक है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, जो लिखी गई थी 1872 में। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हैं, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों।
ये नेहरू का विचार है। पेरिक्लीज क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम चर्चा को कार्य के मार्ग में बाधा नहीं मानते, बल्कि हम तो समझते हैं कि यह किसी भी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य की पहली शर्त है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है पेरिक्लीज का। चर्चा से संबंधित अभी इससे पहले आपने विचारक देखा था किसको? वाल्टर बेजहार्ट को। और दूसरा चर्चा के संबंध में कौन है? पेरिक्लीज। तो दोनों लोगों के विचार को, स्टेटमेंट को अलग अलग आप याद कर लें। लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। लोकतंत्र कब सफल हो सकता है? अगर जनता शिक्षित हो, संवेदनशील हो और उत्तरदायी हो, देश में शांति और व्यवस्था हो, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय हो, विशेषाधिकार व ऊंच नीच का अभाव हो। अगर ये सारी चीजें हैं तब तो लोकतंत्र सफल हो सकता है, वरना लोकतंत्र सफल नहीं होगा। इसके बाद लोकतंत्र के एकदम अपोजिट एक शासन व्यवस्था है जिसको कहते हैं अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप। अक्सर आप लोग इस शब्द का प्रयोग करते होंगे। ये क्या है? तो जैसे लोकतंत्र में क्या होता था कि जो सत्ता है वो समुदाय के सभी व्यक्तियों में निहित है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पूरी सत्ता पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। अधिनायक तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति हुई रोम से। रोम के जो मजिस्ट्रेट होते थे, दंडाधीश, उनके पास आपातकाल में असीम शक्तियां प्राप्त होती थी। वहाँ का संविधान, वहाँ की व्यवस्था ऐसी थी कि आपातकाल में दंडाधीश को असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। वहीं से ये अधिनायक तंत्र शुरू हुआ। तो पूछ सकता है कि अधिनायक तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रोम से होती है। अधिनायकवादी नेता या तो जनप्रिय नेता होता है जिसको बहुत सारे लोग पसंद करने लगते हैं, उसकी हर बात में हाँ मिलाने लगते हैं, तो वो अधिनायकवादी हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है। या फिर जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां होती, प्रतिक्रियावादी शक्तियां का मतलब है कोई नई व्यवस्था लागू हुई है तो उसको उखाड़ फेंक करके फिर से पुरानी व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो समाज में शक्तियां काम करती हैं, उनका कोई प्रतिनिधि शासन में आता है तो वो भी डिक्टेटरशिप होता है। तो ये दो तरीके के डिक्टेटर हो सकते हैं शासन व्यवस्था में। रिचर्ड जे नीडैम कहते हैं कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत लोग नेताओं को सच बताने से डरते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत स्वयं नेता लोगों को सच बताने से डरते हैं। देखिए कितनी मजेदार बात लिखी है, एक दो बार पढ़िए और याद कर लीजिए क्या लिखा हुआ है। मैकाइवर की पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1965, द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1965। इसमें यह कहते हैं कि अधिनायक तंत्र विशेष रूप से तब अस्तित्व में आता है जब समाज व्यवस्था हिल जाती है, टूट जाती है। मैकाइवर का कथन है, याद कर लीजिए, पुस्तक भी पूछी जा सकती है और ये विचार भी पूछा जा सकता है। इटली में अधिनायक तंत्र की स्थापना कब हुई? 1922 में। वहाँ पे जो विचारधारा स्थापित करी गई उसको कहा गया फासीवाद। नेता कौन थे? मुसोलिनी। 1883 में जन्म हुआ, 1945 में मृत्यु। जर्मनी में अधिनायक तंत्र की स्थापना कब हुई? 1933 में। इटली के 10 साल, जस्ट 11 साल बाद। यहाँ पे जो विचारधारा स्थापित हुई कौन सी विचारधारा थी? नाजीवाद। नेता कौन थे? हिटलर। 1889 में जन्म हुआ और 1945 में मृत्यु हुआ। इन दोनों से भी सवाल पूछे जाएंगे, इनको भी याद करना जरूरी है। मैकाइवर कहता है कि जो मुसोलिनी है वो साहसिक कोटि का था जबकि हिटलर मतांध था। तो ये भी पूछ सकता है कि हिटलर को मतांध किसने कहा? तो मैकाइवर मानता है कि हिटलर जो है वो मतांध था जबकि मुसोलिनी जो था वो साहसिक कोटि का शासक था। आगे देखते हैं, एक इसी का रूप है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद अधिनायकवाद का ही एक विस्तृत रूप है। अधिनायकवाद क्या करता है कि आपके राजनीतिक जीवन पर प्रभुत्व स्थापित करता है, लेकिन सर्वाधिकारवाद संपूर्ण जीवन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। तो जो सर्वाधिकारवाद है वो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर सर्वोच्च सत्ता का दावा करता है। अधिनायकवाद सिर्फ राजनीतिक जीवन पर प्रभुत्व स्थापित करता है, सर्वाधिकारवाद पूरे जीवन पर प्रभुत्व स्थापित करता है। अधिनायकवाद यथास्थिति को कायम रखना चाहता है, लेकिन सर्वाधिकारवादी पुनः निर्माण करना चाहते हैं, जो है उसको खत्म करो, दूसरा बनाओ। अधिनायकवादी जो नेता है वो जनसाधारण को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि राजनीति हम कर लेंगे, जनसाधारण तो इससे दूर रहे, इसके संदर्भ में कोई बातचीत ना करे। लेकिन जो सर्वाधिकारवादी हैं ये जनसाधारण को राजनीति के समीप ला करके उनसे आंदोलन करवाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे या किसी अन्य नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे उनको आंदोलित कर देंगे, जन आंदोलन चला देंगे पूरी तरीके से, जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने किए राष्ट्रवाद का नारा दे करके। तो जो सर्वाधिकारवादी होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो सर्वाधिकारवाद जो है वो अधिनायकवाद का ही विस्तारित रूप है। अधिनायकवाद जब और फलता फूलता है तो सर्वाधिकारवाद बन जाता है। कार्ल जे फ्रेडरिक कहता है, इनकी ये पुस्तक है थ्री व्यूज 1969, इसमें यह कहता है कि जो सर्वाधिकारवाद है इसके 6 लक्षण हैं।
कौन कौन से? पहली चीज, अगर शासन व्यवस्था में आपको कोई आधिकारिक विचारधारा मिले, सारी शक्तियां एक राजनीतिक दल में मिले, सभी संगठनों, अर्थव्यवस्था, सभी संगठनों और अर्थव्यवस्था आदि पर अगर नियंत्रण मिले राज्य का, जनसंपर्क के साधनों पर राज्य का नियंत्रण मिले, जो क्रियात्मक अस्त्र शस्त्र हैं, ऑपरेशनल जो हथियार हैं, उन पे राज्य का नियंत्रण मिले, और गुप्त पुलिस का जाल हो। ये 6 लक्षण बताए कि अगर ये 6 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो आप मान जाइए कि यहाँ पर सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था है। आप जिस भी शासन व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें आप इन 6 बातों के आधार पर देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि वो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है कि नहीं है। बैरिंगटन मूर, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल थियरी, 1958 में लिखी गई। इन्होंने चीन और भारत के औद्योगिक पूर्व समाज में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की पहचान की। इन्होंने इस बात पर रिसर्च किया कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था सिर्फ इटली और जर्मनी या ऐसा नहीं है कि आज ही उत्पन्न हुई है, चीन में भी ये व्यवस्था थी और जो औद्योगिक क्रांति है इससे पूर्व भारत में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। इस पे कौन काम करता है? ये काम करते हैं बैरिंगटन मूर। इनकी पुस्तक पॉलिटिकल पावर एंड सोशल थ्योरी, 1958। कार्ल पॉपर, इनकी पुस्तक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945 में लिखी गई। इसमें इन्होंने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को सर्वाधिकारवादी कहा और इन्हें खुले समाज का शत्रु बताया। बहुत बार आपने देखा होगा, यहाँ से सवाल बनता है। हन्ना अरेंट क्या कहती है? इससे पहले कार्ल पॉपर की एक बात और, कार्ल पॉपर के अनुसार जो सर्वाधिकार है उसकी विशेषता है विचारधारा। विचारधारा में एक सांचे में लोगों को ढालने का प्रयास करते हैं और इसका जो नेतृत्व है कोई एक व्यक्ति करता है, व्यक्ति के पूरे जीवन पे कब्जा कर लेता है और उसको एक सांचे में ढाल देता है। हन्ना अरेंट क्या कहती हैं? हन्ना अरेंट की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, 1951, सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति। इसमें कहते हैं कि सर्वाधिकारवाद की विशेषता है विचारधारा और आतंक। तो अगर पूछे कार्ल पॉपर के अनुसार सर्वाधिकारवाद की विशेषता क्या है, तो विचारधारा। हन्ना अरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद की विशेषता क्या है? वो है विचारधारा और आतंक। जहां भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होगी वहां पे एक आइडियोलॉजी सब पे थोपने का प्रयास किया जा रहा होगा और जो नहीं मान रहा होगा उसको खूब आतंकित किया जाता होगा, खूब डराया धमकाया जाता होगा, खूब परेशान किया जाता होगा। ये कौन कहता है? हन्ना अरेंट कहती है। जे आलमंड की पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच, 1966 में लिखी गई। इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी जो राजनीतिक प्रणाली है, तो राजनीतिक प्रणाली में 4 तरीके की क्षमताएं होती हैं। पहला, विनियमन क्षमता, रेगुलेटिव कैपेबिलिटी, कि हमको अपने लोगों को, जो हमारे यहाँ जनता है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, एक क्षमता ये होती है। एक होती है दोहन क्षमता, एक्स्ट्रा एक्टिव कैपेबिलिटी, जो भी संसाधन है हमारे, मानव संसाधन या प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, उनका हम अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक प्रयोग कैसे कर पाते हैं। एक वितरण क्षमता होती है कि जो हमारे संसाधन हैं उनका हम वितरण कितना अच्छे से कर लेते हैं, कितना न्यायसंगत तरीके से कर लेते हैं। और एक होती है प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, कि अगर कोई बात कह रहा है तो कौन सी शासन व्यवस्था उस पर अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाता है। अगर कोई डिमांड कर रहा है किसी चीज़ की तो कौन बहुत अच्छे से पूरी कर पाता है। तो ये 4 तरीके की क्षमताएं होती हैं। अब सवाल क्या बनता है? पहला सवाल तो बनेगा कि आलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की 4 तरीके की क्षमताएं कौन सी हैं? तो ये हैं विनिमय, दोहन, वितरण, प्रत्युत्तर। दूसरा सवाल ये पूछता है कि ये क्षमताएं कैसी राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती हैं। तो जैसे विनियमन और दोहन क्षमता, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में होता है। ये सबसे अच्छे से रेगुलेट करते हैं, लोगों को नियंत्रण में रखते हैं और दोहन भी खूब कस के करते हैं। वितरण क्षमता सबसे अच्छी पाई जाती है साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में। ये अपने संसाधनों का वितरण बहुत अच्छे से न्यायसंगत तरीके से करते हैं। रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी जो है, प्रत्युत्तर क्षमता, ये सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में होती है। कोई आंदोलन करने जाता है तो, या कोई डिमांड करता है कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो सबसे अच्छा, ये ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सारी बातें मान ली जाती हैं, लेकिन अन्य शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कुशलता से प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स कौन करता है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था करती है। मिलोवान जिलास, इनकी पुस्तक है द न्यू क्लास, 1957 में लिखी इन्होंने। प्रश्न यहाँ से बनेगा पहला कि ये पुस्तक किसकी है? तो मिलोवान जिलास की है। दूसरी चीज यहाँ से ये पूछी जाएगी कि इन्होंने न्यू क्लास किसको कहा है, कौन है न्यू क्लास? तो इन्होंने बताया कि जो रूस के साम्यवादी अधिकारी हैं ना, इन्होंने अपनी ताकत को, अपने संसाधनों को इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है, इसलिए इस तरीके से मजबूत कर लिया है कि जो साम्यवाद का लक्ष्य है कि हम वर्गहीन समाज बनाएंगे,
तो वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो साम्यवादी अधिकारी हैं ना, ये खुद एक वर्ग बन गए हैं। तो जो मिलोवान जिलास है, ये रूस के साम्यवादी अधिकारियों को नया नवोदित वर्ग कहता है। पुस्तक का नाम क्या है? द न्यू क्लास, 1957। तो आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे परीक्षा में। आप सभी इन सभी चीज़ों को रख लें। इसके बाद हम लोकतंत्र के बारे में भी और भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, तो अगले 1-2 पार्ट में हम और लाएंगे क्विक रिवीजन। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।